तो सोचिए कि शेयर बाजार में किसी बहुत बड़ी कंपनी का आईपीओ आने वाला है। बिल्कुल, जो अक्सर खबरों में रहता है। हाँ, पर उस शोर शराबे से महीनों पहले कुछ शांत बंद कमरों में एक खास तरह के कह सकते हैं वीआईपी फिक्सर्स अपनी रणनीति बना रहे होते हैं। सही शब्द है, वीआईपी फिक्सर्स। राइट, और ये वो लोग हैं जो आम जनता के लिए तो बिल्कुल काम नहीं करते। ये सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करते हैं। मतलब वे महज पैसा उधार नहीं देते, बल्कि पूरी की पूरी कंपनियों का भविष्य डिजाइन करते हैं। बिल्कुल, और आज हम इसी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज के इस विस्तृत चर्चा में हम मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं की इस पूरी रहस्यमय दुनिया को डीकोड करेंगे। हमारे पास स्रोत के रूप में एक बहुत ही डिटेल वित्तीय पाठ्यपुस्तक की यूनिट 35 है। और ये यूनिट परत दर परत खोलती है कि ये मर्चेंट बैंक असल में काम कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर इसे शुरुआत में ही समझना हो ना, तो एक नजरिया ये हो सकता है कि जो हमारे आम कमर्शियल बैंक हैं वो एक सुपरमार्केट की तरह है। मतलब कोई भी जा सकता है। हाँ, कोई भी जा सकता है, अपनी जरूरत का लोन या जो भी सर्विस चाहिए ले सकता है। लेकिन मर्चेंट बैंक उन विशेष सलाहकारों की तरह हैं जो पर्दे के पीछे से पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करते हैं। बिल्कुल सही तुलना है। और आज हम इस स्रोत सामग्री के आधार पर एकदम निष्पक्ष रूप से इनके काम करने के तरीकों, इनके इतिहास और इन पर लगे कड़े नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है इसका इतिहास काफी दिलचस्प है। हाँ, इतिहास से शुरू करना सबसे बेहतरीन रहेगा, क्योंकि देखिए मर्चेंट बैंक कोई आज का या कह लें आधुनिक आविष्कार तो है नहीं। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कब हुई? स्रोत में जो दर्ज है ना, उसके अनुसार इनका इतिहास सीधा मध्यकालीन इटली और 17वीं-18वीं सदी के फ्रांस तक जाता है। बाप रे, इतना पुराना? हाँ बिल्कुल। फ्रांस में उस वक्त एक शब्द इस्तेमाल होता था, ले मर्चेंट बैंकर। ले मर्चेंट बैंकर। हाँ। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये व्यक्ति महज एक व्यापारी नहीं था जो बस एक जगह से सामान खरीदा और दूसरी जगह बेच दिया। तो फिर वो क्या करता था? वो असल में एक उद्यमी था। वो अपने व्यापार से जो भी मुनाफा कमाता था ना, उसे घर में तिजोरी में रखने के बजाय उसे दूसरे व्यापारियों के जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स में निवेश करने लगा था। जो लोग कभी सिर्फ रेशम या मसालों का व्यापार करते थे, उन्होंने धीरे धीरे पैसों और प्रभाव का व्यापार करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। ये तो वही बात हो गई ना कि जब व्यापार बहुत बड़ा हो जाए तो सबसे ज्यादा मुनाफा खुद व्यापार करने में नहीं, बल्कि व्यापार को फाइनेंस करने में होता है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। और यही वो मोड़ था जहां से हमारी आज की इस आधुनिक वित्तीय दुनिया की नींव पड़ी। और फिर ये आगे कैसे बढ़ा? इटली वालों का क्या रोल था इसमें? एक्सचेंज कहा गया। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक तरह का प्रॉमिसरी नोट। हाँ, कुछ वैसा ही। इसका सीधा सा मतलब था कि अब व्यापार करने के लिए नकद सिक्कों या भारी भरकम वस्तुओं की अदला बदली पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि वो सुरक्षित भी नहीं होता था। सही बात है। कागज के एक छोटे से टुकड़े पर लिखा हुआ वादा ही मुद्रा बन गया था। इसके बाद जो लंदन के व्यापारी थे, उन्होंने इसे एक नया ही रूप दे दिया। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने विदेशी व्यापार को फाइनेंस करना शुरू कर दिया। और बात सिर्फ व्यापार तक नहीं रुकी, वे सरकारों के लिए बॉन्ड्स के जरिए बाजार से फंड जुटाने लगे। मतलब एक व्यापारी जो पहले सिर्फ इस बात का रिस्क लेता था कि समुद्री तूफान में उसका माल डूब ना जाए, अब वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था का जोखिम संभालने लगा था। बिल्कुल। सोचिए कितना बड़ा बदलाव था ये। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। जोखिम की परिभाषा ही बदल गई पूरी तरह। सही कहा। लेकिन देखिए, अगर हम इस यूरोपीय इतिहास से निकलकर थोड़ा अपनी तरफ यानी भारत की तरफ आएं, तो स्रोत सामग्री के हिसाब से यहाँ की कहानी थोड़ी अलग दिखती है। हाँ, भारत का संदर्भ काफी अलग रहा है। तो स्रोत बताता है कि 1956 के कंपनी अधिनियम से पहले भारत में मैनेजिंग एजेंसी हाउसेज ये काम संभालते थे। राइट। लेकिन जो औपचारिक शुरुआत हुई वो 1967 में हुई, जब एक विदेशी बैंक ग्रिंडलेस बैंक को रिजर्व बैंक से मर्चेंट बैंकिंग का पहला लाइसेंस मिला। बिल्कुल, ये एक मील का पत्थर था। और फिर 1970 में सिटी बैंक ने भी अपना डिवीजन शुरू कर दिया। पर यहाँ एक हिस्सा है जो मुझे थोड़ा उलझा रहा है। अच्छा, कौन सा हिस्सा? देखिए, 1972 में जब भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपना मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन शुरू किया, तो उनका जो फोकस था ना, वो छोटे और मध्यम उद्यमियों को सलाह देना था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा सवाल ये है कि मर्चेंट बैंकिंग का जो मूल विचार हमने अभी फ्रांस या लंदन के इतिहास में देखा, हाँ।
वो तो बड़े कॉर्पोरेट्स और राजाओं या सरकारों से जुड़ा था। तो भारत में एसबीआई ने शुरुआत में इस छोटे स्तर पर फोकस क्यों किया? बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, इसके लिए हमें उस वक्त के भारत की जमीनी हकीकत को समझना होगा। 1970 के दशक की बात कर रहे हैं हम। हाँ, 1970 के दशक में भारत एक नई और तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था था। उस समय देश को सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े औद्योगिक घरानों की जरूरत नहीं थी, बल्कि जमीनी स्तर पर काम होना था। एग्जैक्टली जमीनी स्तर पर एक मजबूत उद्यमी वर्ग की सख्त जरूरत थी। और एसबीआई चूंकि एक राष्ट्रीय बैंक था, तो उसका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना तो था नहीं। राइट, उन्हें तो पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना था। बिल्कुल। उन जो नए उद्यमी थे, उनके पास शायद विचार बहुत अच्छे थे, लेकिन उत्पादन की योजना कैसे बनेगी, बाजार का अनुसंधान कैसे होगा और पैसे का सही ढांचा क्या होगा, इन सब की समझ नहीं थी उन्हें। हाँ, समझ नहीं थी। तो एसबीआई ने उन्हें वो रणनीतिक सलाह दी जो यूरोप में सिर्फ राजाओं या बहुत बड़े व्यापारियों को मिलती थी। क्या बात है। और इसी सफल प्रयोग के बाद भारत में आईसीआईसीआई और अन्य बैंकों ने इस क्षेत्र में काफी गंभीरता से कदम रखा। लेकिन एसबीआई के ये उदाहरण ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल की तरफ ले जाता है। वो क्या? अगर एसबीआई एक आम कमर्शियल बैंक भी है, जहां आप और हम जैसे लोग अपनी बचत जमा करते हैं, तो उसका जो मर्चेंट बैंकिंग वाला हिस्सा है वो आम बैंकिंग से कैसे अलग हो जाता है? ये एक बहुत ही अहम अंतर है जिसे समझना जरूरी है। स्रोत में इन दोनों के बीच कई अंतर बताए गए हैं, लेकिन जो सबसे पहला और कड़ा अंतर है वो इनके रेगुलेटर का है। हाँ, नियामक का अंतर। कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन मर्चेंट बैंकों की लगाम सेबी के हाथ में होती है। बिल्कुल। और ये जो नियामक का अंतर है ना, ये उनके काम की पूरी प्रकृति को ही बदल देता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जो कमर्शियल बैंक है वे मुख्य रूप से एसेट ओरिएंटेड होते हैं और फंड बेस्ड काम करते हैं। मतलब उनका फोकस पैसे पर होता है। हाँ, इसे ऐसे समझें कि वो लोगों से जमा लेते हैं और आगे कर्ज देते हैं। उनका पूरा का पूरा ढांचा ब्याज कमाने पर टिका होता है। राइट, जो कि एक ट्रेडिशनल बैंकिंग है। लेकिन मर्चेंट बैंक मैनेजमेंट ओरिएंटेड होते हैं। वे कर्ज बांटने के बजाय कंपनियों की इक्विटी यानी उनके शेयरों की संरचना पर ध्यान देते हैं। वे अपना पैसा बाजार में जोखिम में डालने के बजाय अपनी विशेषज्ञता और सलाह देते हैं। और इसके बदले में वे भारी भरकम फीस लेते हैं। एग्जैक्टली। उनका मेन इनकम सोर्स फीस ही होता है। इस पूरे फर्क को समझने के लिए अगर हम कार रेसिंग का एक उदाहरण लें। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी रेसिंग प्रतियोगिता होने वाली है। तो कमर्शियल बैंक वो संस्था है जो रेसर को रेस कार खरीदने के लिए लोन दे देगी। हाँ। उनका काम वहीं खत्म। अब उन्हें बस अपने लोन की किश्त और ब्याज से मतलब है। सही बात है। सही बात है। लेकिन मर्चेंट बैंक वो मुख्य रणनीतिकार है जो लोन नहीं देता। वो तो ये बताता है कि रेस जीतने के लिए कौन सी कार खरीदनी चाहिए, क्या कार को खरीदना बेहतर है या लीज पर लेना, टायर कब बदलने हैं और स्पॉन्सरशिप कैसे लानी है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और अगर मैं इस उदाहरण में एक और परत जोड़ दूं। हाँ, बिल्कुल। अगर मान लीजिए रेस के बीच में कार का इंजन खराब हो जाए तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? वो सिर्फ अपने लोन की रिकवरी की चिंता करेगा। कि मेरा पैसा कैसे वापस आएगा। राइट। लेकिन मर्चेंट बैंक ने रेस शुरू होने से पहले ही बीमा, बैकअप प्लान और संभावित नुकसान की रणनीति तैयार कर रखी होगी। ओहो, मतलब वो पूरी प्लानिंग करके चलते हैं। बिल्कुल। मर्चेंट बैंक प्रोजेक्ट काउंसलिंग से लेकर कंपनियों के विलय तक की वो सारी दिमागी कसरत करते हैं जो किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए जरूरी है। वे महज पैसा नहीं देते, वे उस पैसे के सबसे सुरक्षित और उत्पादक इस्तेमाल का नक्शा बनाते हैं। अब देखिए, चूंकि मर्चेंट बैंक अर्थव्यवस्था के इतने बड़े और रणनीतिक फैसले ले रहे हैं, तो जाहिर है वे अपनी मनमानी तो कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। और यहीं से सेबी की भूमिका अहम हो जाती है। स्रोत में सेबी के कड़े नियमों का जो अध्याय है वो यही दिखाता है। मर्चेंट बैंक के रूप में काम करने के लिए सेबी से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। हाँ, बिना इसके आप शुरुआत ही नहीं कर सकते। और सेबी ने इन्हें 4 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। जी। और सेबी ने ये वर्गीकरण असल में जोखिम को प्रबंधित करने के लिए ही किया है। रिस्क मैनेजमेंट। राइट। इसमें श्रेणी 1 यानी कैटेगरी 1 सबसे ऊपरी और ताकतवर श्रेणी है। इनके पास क्या खास पावर्स होती हैं? केवल कैटेगरी 1 का मर्चेंट बैंक ही किसी कंपनी के शेयर बाजार में आने पर इश्यू मैनेजर के रूप में काम कर सकता है। अच्छा। इसके अलावा वह सलाहकार, अंडरराइटर या पोर्टफोलियो मैनेजर की भूमिकाएं भी पूरी तरह से निभा सकता है। और बाकी की कैटेगरीज का क्या?
जो बाकी की श्रेणियां हैं 2, 3 और 4, उन्हें मुख्य भूमिका नहीं मिलती। वे केवल सह सलाहकार बन सकते हैं या बहुत ही सीमित रूप से अंडरराइटर का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्रोत में एक ऐसा आंकड़ा है जिसे पढ़कर मुझे थोड़ी उलझन हुई। कौन सा आंकड़ा? देखिए, कैटेगरी 1 के मर्चेंट बैंक के लिए सेबी ने कहा है कि कम से कम 5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होना अनिवार्य है। राइट, 5 करोड़। अब जरा सोचिए, जो मर्चेंट बैंक बाजार में हजारों करोड़ों रुपए का पब्लिक इशू यानी आईपीओ संभालने वाला है, उसके लिए सिर्फ 5 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ। क्या इतने बड़े और जोखिम भरे काम के लिए ये रकम बहुत मामूली नहीं लगती? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। ऊपरी तौर पर देखने में यह आंकड़ा बहुत छोटा लगता है। हाँ, मतलब हजारों करोड़ का काम और गारंटी सिर्फ 5 करोड़ की। लेकिन यहाँ ना नेटवर्थ के तकनीकी पहलू को समझना होगा हमें। स्रोत के अनुसार नेटवर्थ का मतलब आवेदक की पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का जोड़ है। अगर आसान भाषा में कहें तो 5 करोड़ रुपए के आधार पर वे 5,000 करोड़ का रिस्क ले सकते हैं। सेबी बस ये सुनिश्चित कर रहा है कि मर्चेंट बैंकिंग के व्यवसाय में केवल गंभीर खिलाड़ी ही आए। मतलब ये सिर्फ एक एंट्री गेट है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक प्रवेश मानदंड है और लाइसेंस देते समय सेबी केवल ये 5 करोड़ रुपए नहीं देखता। और क्या देखता है? वो संस्था का पिछला रिकॉर्ड, उनके बुनियादी ढांचे और उनके पास मौजूद पेशेवरों की कानूनी और वित्तीय योग्यता की भी बहुत गहरी जांच करता है। समझ गया। मतलब 5 करोड़ रुपए सिर्फ वो टिकट है जो आपको स्टेडियम के अंदर ले जाता है। असली खेल तो अनुभव और साख का ही है। बिल्कुल सही पकड़े। अब जब लाइसेंस मिल गया तो वे रोजमर्रा के स्तर पर क्या काम करते हैं? स्रोत में इश्यू मैनेजमेंट का जिक्र उनके सबसे प्रमुख गतिविधि के तौर पर किया गया है। हाँ, बाजार से फंड जुटाना। राइट। इश्यू मैनेजमेंट ही मर्चेंट बैंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी सबसे ज्यादा दिखने वाला काम है। जो अखबारों में छपता है। बिल्कुल। जब कोई कंपनी बाजार से पैसा जुटाने के लिए पब्लिक इशू लाती है तो मर्चेंट बैंक लीड मैनेजर के रूप में पूरी प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट बनाता है। अच्छा। और शेयर बाजार में उतरने से पहले वे एक बहुत ही अहम दस्तावेज तैयार करते हैं जिसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या DRHP कहा जाता है। रुकिए, ये नाम मुझे हमेशा से बहुत अजीब लगता है। रेड हेरिंग। हाँ, लाल मछली। मतलब एक वित्तीय दस्तावेज का नाम मछली पर क्यों रखा गया है? ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन ये वित्तीय जगत की एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प परंपरा है। अच्छा, क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, रेड हेरिंग मुहावरे का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपका ध्यान भटकाए या जो पूरी तस्वीर न दिखाए। मर्चेंट बैंक जब पहली बार ये ड्राफ्ट निवेशकों के सामने लाते हैं तो उसमें कंपनी की सारी जानकारी होती है, बिजनेस मॉडल, रिस्क, सब कुछ। लेकिन शेयरों की सटीक कीमत और मात्रा उसमें नहीं लिखी होती। दस्तावेज के पहले पन्ने पर ना लाल स्याही से एक चेतावनी छपी होती है, एक तरह का डिस्क्लेमर। हाँ, जो निवेशकों को बताती है कि ये जानकारी अभी अधूरी है और अंतिम फैसला आना बाकी है। इसी लाल चेतावनी के कारण इसे रेड हेरिंग कहा जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। और मर्चेंट बैंक इसी दस्तावेज के आधार पर बाजार का मिजाज भांपते हैं और फिर जाकर अंतिम कीमत तय करते हैं। ये सच में एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। तो मर्चेंट बैंक तय करता है कि कंपनी किस कीमत पर बाजार में उतरेगी। बिल्कुल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत में इशू मैनेजमेंट के दौरान अंडरराइटिंग का भी जिक्र है। हाँ, और इसे सबसे अधिक जोखिम वाला काम बताया गया है। अगर मैं इसके पीछे का तर्क सही समझ रहा हूं तो ये एक तरह का इंश्योरेंस है। मतलब अगर कंपनी बाजार में शेयर उतारती है और लोग उसे नहीं खरीदते तो मर्चेंट बैंक को अपनी जेब से वे शेयर खरीदने पड़ते हैं। क्या ये सही है? एकदम सही। यही वो बिंदु है जहां मर्चेंट बैंक अपनी साख पूरी तरह से दांव पर लगा देता है। बाप रे। स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि लीड मर्चेंट बैंकर के लिए कम से कम 5% या 25 लाख रुपए, जो भी कम हो, का अंडरराइटिंग दायित्व अनिवार्य है। तो अगर कोई क्रैश आ गया बाजार में तो? वही तो रिस्क है। मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी का पब्लिक इशू बाजार में आता है और उसी दिन शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाता है। कोई खराब न्यूज आ गई या कुछ। राइट। निवेशक डर के मारे शेयर नहीं खरीदते। ऐसे में मर्चेंट बैंक पीछे नहीं हट सकता। उसे अपने वादे के मुताबिक अनबिके शेयर खुद खरीदने ही होंगे। ये तो सच में आग से खेलने जैसा है। इसीलिए किसी भी कंपनी का अंडरराइटर बनने से पहले मर्चेंट बैंक उस कंपनी के प्रमोटरों, उसके प्रोजेक्ट के भविष्य और बाजार की स्थितियों का बहुत क्रूरता से, मैं कहूंगी एकदम निष्ठुर होकर विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल, अपना पैसा जो दांव पर लगा होता है। हाँ। इसके अलावा ना
स्रोत में पब्लिक इशू के बाद की दो और बहुत दिलचस्प भूमिकाएं दी गई हैं। कौन सी? एक है डिबेंचर ट्रस्टी और दूसरी है निगरानी एजेंसी। राइट। लिखा है कि जब कोई कंपनी 18 महीने से अधिक अवधि की डिबेंचर यानी बॉन्ड्स जारी करती है तो एक डिबेंचर ट्रस्टी बनाना अनिवार्य होता है ताकि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और अगर इशू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो एक निगरानी एजेंसी बनानी पड़ती है। ये निगरानी एजेंसी का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, जब कंपनी जनता से 500 करोड़ या उससे ज्यादा रुपए जुटाती है तो वो प्रोस्पेक्टस में वादा करती है ना कि वो इस पैसे से नई फैक्ट्री लगाएगी या अपना पुराना कर्ज चुकाएगी। हाँ, वो कारण तो बताती है। लेकिन क्या सच में पैसा वहीं जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर्स उस पैसे से अपनी निजी संपत्ति बढ़ा रहे हो? ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ मर्चेंट बैंक एक निगरानी एजेंसी के तौर पर काम करता है। वो हर 6 महीने में सेबी को एक रिपोर्ट सौंपता है। अच्छा, पूरी ऑडिट टाइप की? हाँ, इसमें पाई का हिसाब होता है कि कितना पैसा खर्च हुआ, बचा हुआ पैसा कहाँ निवेश किया गया है, और अगर प्रोजेक्ट लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अरे वाह, ये तो कुछ ऐसा हो गया कि कंपनी के आईपीओ से पहले मर्चेंट बैंक एक इवेंट प्लानर की तरह काम कर रहा था। मतलब पूरी पार्टी सजाई, कार्ड बांटे, निवेशकों को बुलाया, लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू हुई और पैसा आ गया, वही मर्चेंट बैंक अचानक से एक बाउंसर में बदल गया। क्या बात है, बहुत सही एनालॉजी है। मतलब वो दरवाजे पे खड़ा ये दिख रहा है कि कोई भी मेहमान पार्टी के नियमों को न तोड़े और पैसे का बिल्कुल गलत इस्तेमाल ना हो। एग्जैक्टली। और अगर कोई भी नियम टूटता है तो वो बाउंसर तुरंत सेबी को सतर्क कर देता है। मर्चेंट बैंकिंग की ये जो दोहरी भूमिका है ना, यही बाजार में आम निवेशकों का भरोसा बनाए रखती है। राइट। अभी तक हमने जितनी भी बात की वो सब शेयर बाजार, आईपीओ और इक्विटी के ही इर्द गिर्द थी। हाँ, ज्यादातर फोकस उसी पर रहा। लेकिन स्रोत सामग्री का जो अगला हिस्सा है वो हमें शेयर बाजार से काफी परे ले जाता है। बिल्कुल, मर्चेंट बैंकिंग सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। मर्चेंट बैंक उन विशेष सलाहकार सेवाओं में भी शामिल होते हैं जिनका शेयरों से कोई सीधा लेना देना नहीं होता। इसमें जो पहला नाम आता है वो है प्रोजेक्ट काउंसलिंग। हाँ, प्रोजेक्ट काउंसलिंग। इसमें मर्चेंट बैंक किसी कंपनी के साथ तब जुड़ता है जब वो प्रोजेक्ट सिर्फ एक विचार या कह लीजिए कॉन्सेप्ट के स्तर पर होता है। मतलब जब जमीन पर कुछ नहीं है, सिर्फ कागज पर एक आइडिया है। बिल्कुल। वे उस विचार का तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय विश्लेषण करते हैं और एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे हम डीपीआर कहते हैं। इसके बाद बारी आती है लोन सिंडिकेशन की, जो मुझे लगता है अर्थव्यवस्था के सबसे जटिल और विशाल तंत्रों में से एक है। लोन सिंडिकेशन, अगर हम इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझें। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगाना है। बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये रकम इतनी बड़ी है कि कोई एक कमर्शियल बैंक अकेले इसका रिस्क उठाना नहीं चाहेगा। बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ऐसे में मर्चेंट बैंक यहाँ कैसे काम करेगा? देखिए, मर्चेंट बैंक सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लो का एक बहुत गहरा विश्लेषण करेगा। फिर वो एक दस्तावेज बनाएगा जिसे प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या PIM कहते हैं। इस मेमोरेंडम को लेकर वो अलग अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जाएगा। अच्छा, मतलब वो खुद जाके पिच करेगा। एग्जैक्टली। वो उन्हें समझाएगा कि स्टील प्लांट में निवेश करना क्यों सुरक्षित है और इससे उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा। मर्चेंट बैंक का काम उन अलग अलग संस्थानों को एक साथ लाकर एक सिंडिकेट यानी एक समूह बनाना है, ताकि वे सब मिलकर उस 10,000 करोड़ के कर्ज को आपस में बांट सकें और किसी एक पर पूरा रिस्क ना आए। मतलब मर्चेंट बैंक खुद अपनी जेब से 10,000 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है? बिल्कुल नहीं। वो महज अलग अलग बैंकों के सुपर हीरोज को मिलाकर एक तरह की अवेंजर्स टीम तैयार कर रहा है। हाँ, अवेंजर्स टीम, बिल्कुल सही कहा। और अगर उस टीम का कोई एक बैंक अचानक से पीछे हट जाए या आनाकानी करे तो मर्चेंट बैंक को तुरंत किसी दूसरे बैंक को सिंडिकेट में शामिल करने की रणनीति बनानी पड़ती होगी। हाँ, मर्चेंट बैंक इस पूरी प्रक्रिया का असल सूत्रधार है। वो कर्ज लेने वाले की जरूरत और कर्ज देने वाले की सुरक्षा के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल बनाता है। कमाल है। इसके अलावा एक और अहम सेवा है जिसे कॉर्पोरेट काउंसलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें मर्चेंट बैंक कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो तय करता है। मतलब ये तय करना कि कंपनी का कितना हिस्सा बाजार से लिए गए कर्ज से चलेगा और कितना हिस्सा मालिकों या शेयरधारकों की इक्विटी से। लेकिन देखिए, स्रोत में एक ऐसी सेवा का जिक्र है जहां मुझे लगता है मर्चेंट बैंक की असली बौद्धिक क्षमता या कह लें उनकी जीनियस दिखाई देती है। आप टर्न अराउंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, टर्न अराउंड मैनेजमेंट। बिल्कुल, ये उनके सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है। टर्न अराउंड मैनेजमेंट का मतलब है
किसी डूबती हुई या लगातार घाटे में जा रही कंपनी को वापस मुनाफे में लाना। जो कि बहुत मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा। जब कोई कंपनी दिवालिया होने के कगार पर होती है तो उसे सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती, उसकी पूरे बिजनेस मॉडल में कोई बहुत गहरी खामी आ चुकी होती है। राइट। साथ बातचीत करके एक रिवाइवल पैकेज तैयार करता है। मतलब वो बताते हैं क्या बेचना है, क्या रखना है। बिल्कुल। शायद वे कुछ गैर जरूरी संपत्तियों को बेचने की सलाह दें या कर्ज की शर्तों को फिर से तय करवाएं। एक डूबती हुई कंपनी में वापस जान फूंकना महज पैसे का खेल नहीं है। हाँ, ये तो एक बहुत गहरी रणनीतिक सर्जरी है। एकदम सही शब्द है, रणनीतिक सर्जरी। तो ये चर्चा इस मुकाम पर आकर ना एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने रखती है। फ्रांस और इटली के जो व्यापारी सिर्फ अपना मुनाफा अन्य व्यापारों में लगा रहे थे, उनका वो छोटा सा विचार आज की तारीख में पूरी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मस्तिष्क बन गया है। बिल्कुल। मर्चेंट बैंक महज पैसे का लेन देन नहीं करते, वे बाजार के जोखिम, नए विचारों की सफलता और कंपनियों के पूरे जीवन चक्र का प्रबंधन करते हैं। और जानते हैं ये पूरा का पूरा तंत्र जिस एक चीज पर टिका है वो क्या है? क्या? भरोसा, ट्रस्ट। स्रोत के अंतिम पन्नों में सेबी द्वारा तय किए गए आचार संहिता का एक पूरा खंड दिया गया है। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट। राइट। नियम 13 और अनुसूची 3 के तहत ये एकदम साफ कर दिया गया है कि हर मर्चेंट बैंक को ईमानदारी, गरिमा और व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानक हर हाल में बनाए रखने होंगे। और इसी आचार संहिता में ना एक नियम ऐसा है जो इस पूरी व्यवस्था की गंभीरता को दर्शाता है। आप किस नियम की बात कर रहे हैं? नियम कहता है कि मर्चेंट बैंक के अधिकारी या कर्मचारी अपने ग्राहकों की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियों यानी शेयर्स की खरीद बिक्री नहीं कर सकते। अच्छा, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। राइट, जिसे हम बाजार की भाषा में इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक कहते हैं। और इसका कारण बहुत सीधा सा है, मर्चेंट बैंक का काम ही कंपनियों के सबसे गहरे राज खंगालना है। बिल्कुल। वे जानते हैं कि कंपनी कल कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, वे किस दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करने वाले हैं या उनका रिवाइवल पैकेज क्या है। मतलब उनके पास वो सब जानकारी होती है जो अभी तक बाजार में आई ही नहीं है। एग्जैक्टली। उनके पास ऐसी जानकारी होती है जो आम जनता या शेयर बाजार के पास शायद महीनों बाद पहुंचेगी। अगर वे इसी जानकारी का फायदा उठाकर खुद शेयर खरीदने बेचने लगें तो बाजार का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। राइट। और यही बात इस पूरे विषय को बेहद रहस्यमयी और विचारणीय बना देती है। अगर कोई इस पे गहराई से सोचे ना तो एक बहुत गहरा पहलू सामने आता है। वो क्या? देखिए, मर्चेंट बैंक बाजार की सबसे संवेदनशील और खुफिया जानकारी के बिल्कुल केंद्र में बैठे हैं। उनका काम ही इस जानकारी के आधार पर रणनीति बनाना है। बिल्कुल। ऐसे में एक विशेषज्ञ की दूरदर्शिता और वर्जित जानकारी यानी फोरबिडन नॉलेज, इन दोनों के बीच की लकीर कितनी पतली होती होगी। बहुत ही महीन लकीर होती है। वो उस जानकारी का इस्तेमाल अपने ग्राहक को सलाह देने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन खुद मुनाफा कमाने के लिए बिल्कुल नहीं। यही उनके प्रोफेशनलिज्म का सबसे बड़ा टेस्ट है। बिल्कुल। तो अगली बार जब अखबार में किसी कंपनी के बड़े आईपीओ, भारी भरकम विलय या किसी डूबती हुई कंपनी के अचानक खड़े होने की खबर छपे, तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प होगा कि शेयर बाजार में ये शोर मचने से महीनों पहले मर्चेंट बैंकों के उन शांत कमरों में ये पूरी बिसात कैसे बिछाई गई होगी। सच में ये एक बहुत ही अद्भुत दुनिया है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को हम इसी विचार के साथ विराम देते हैं।